हाँ जी, अटेस्टेशन फोरम में होने वाली गलती, ध्यान रखिएगा इस चीज़ में कैसे भरना है आपको, इसकी फुल डिटेल्स इस वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि अगर अटेस्टेशन फोरम आपने गलत भरा, तो आपकी जॉब कैंसिल तो मतलब पैसा बर्बाद। आप पर लगा हुआ पैसा बर्बाद और आने वाला भी, क्योंकि हो सकता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रद्द हो जाए। मान लीजिए कि अगर हम गलती करते हैं और हो जाए, तो उससे आपका नुकसान होगा मतलब पूरा मनी लॉस। तो इस वजह से आपको ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि कोई टेस्टेशन फोरम में लोग गलती करते हैं। हाँ, कोई बिल्कुल छोटी-सी बारीक-सी गलती है उसकी वजह से तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आप कुछ लोग बड़ी गलती कर देते हैं, उसकी वजह से कैंसल हो सकता है। तो ये चीज़ आपको थोड़ी-सी ध्यान रखनी है। मैं यहाँ पे आपको डिटेल से पूरा भरने का प्रोसेस बताऊँगा। ध्यान रखना, अटेस्टेशन फोरम एक डीवी का एक पार्ट होता है, ठीक है? जैसे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, तो उसी का एक पार्ट है आपका, ओके? तो डीवी में आपको कोई 2-3 चरण होते हैं जो आपको ज़रूरी होते हैं। जैसे एक तो डीवी में ऑनलाइन डीवी होता है आपका, एक होता है आपका ऑफलाइन डीवी, ठीक है? उसके बाद आपका फाइनल रिजल्ट आता है। तो ये 3 चीज़ें हैं। तो यहाँ पे अगर आप अभी तो 2 गुना में या डेढ़ गुना में, जैसे 4th ग्रेड में जो भी चल रहा है आपका लिस्ट आएगी, डेढ़ गुना की या 2 गुना की, जैसी भी आए, जैसे वो दें। तो आजकल एक रैंक वाइज़ भी सिस्टम कर रखा है, तो वो जैसे भी दें आपका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन डीवी कराना होगा, उसके बाद ऑफलाइन। तो ऑनलाइन डीवी आजकल मैंडेटरी कर दिया गया है सभी भर्तियों में, लगभग आरपीएससी की भी है उनमें भी, और आरएसएसबी की है उनमें भी। तो अभी आपको 2x में आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन कैसे भरना है उसकी फुल डिटेल, उसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके देख लेना या चैनल खोल के देख सकते हैं। पूरी 17 मिनट की वीडियो है, ध्यान से देखना। कास्ट सर्टिफिकेट से लेके छोटी से छोटी नाम में गलती है उस चीज़ की भी मैंने वो वीडियो में बता रखा है, वो पूरा देख लेना। उसके बाद आती है अटेस्टेशन फॉर्म भरना, मैंने उसमें नहीं बताया। ये मैंने बोला था कि पहले भी वीडियो पड़ी है, वहाँ से भी आप देख सकते हैं, और मैं अभी न्यू लेटेस्ट मैंने बना दी है। तो देखो, अब ऑफलाइन डीवी में क्या होगा, यही सेम डॉक्यूमेंट आपको ऑफलाइन लेके जाने होंगे और यही सेम आपको ऑनलाइन लगाने होंगे। ऑफलाइन में हो सकता है कोई एक आध डॉक्यूमेंट फालतू ही लगेगा, लेकिन कम नहीं लगेंगे। बात आती है फिर फाइनल रिजल्ट की, वो तो आ ही जाएगा, आपको पता होगा। अब अपन बात करते हैं कि इसको कैसे भरना है। बहुत सारी बातें हो गई, अब चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे एक पहली बात, एक दो चीज़ और बता देता हूँ। ये आपको मिलेगा कहाँ से, ये 2 पेज का फॉर्मेट होता है। ये आपको मिलेगा 2 पेज, ये रहे, मैं दिखा देता हूँ पूरा। 2 पेज हैं ये, ठीक है? और ये आपको मिलेगा अपनी जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ से मिलेगा। अभी डाला है मैंने जस्ट, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से देख सकते हैं। बाकी अगर व्हाट्सएप पे आप लेना चाहें, टेलीग्राम को यूज़ नहीं करता, तो अपने 2 ग्रुप हैं, दोनों में से आप कोई भी ज्वाइन करके और मांग सकते हैं मुझसे कि पीडीएफ डालो सर, मैं डाल दूंगा, ओके? तो टेलीग्राम में आप जैसे बहुत सारे ऐड हैं, वहाँ से ऐड हो जाना। अब बात करते हैं कि यहाँ पे फ़ोटो चाहिए। अब फ़ोटो कौन सी चाहिए, दिक्कत ये आती है फ़ोटो में कि एक तो वो फ़ोटो चाहिए जो हमारी ऑनलाइन जो आवेदन किया था तब लगी थी, या कोई भी फ़ोटो डाल सकते हैं, कोई भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग आपको बताएंगे कि वही डाल सकते हैं, लेकिन मैं लगभग 2022 से इस फील्ड में हूँ डीवी के। तो देख लेना, अलोक राज जी ने ट्वीट किया था कि आपकी जो फ़ोटो है, ये कब किया था, ये जूनियर अकाउंटेंट के समय, ठीक है? कि आपकी जो फ़ोटो है आप कोई सी भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेटेस्ट होनी ज़रूरी है, लेटेस्ट होनी चाहिए, पुरानी मत डालना। अब बात आती है फॉर्म भरने के रिगार्डिंग, आगे क्या प्रोसेस है। तो यहाँ पे आपका सीधी सी बात है, ये सबको पता है, नाम लिखना है, फिर सरनेम लिखना है, रोल नंबर लिखना है। अब ये मेरिट नंबर क्या है, आजकल मेरिट नंबर आने लगे हैं, ठीक है? चाहो तो आप लिख सकते हो, क्योंकि मेरिट लिस्ट आती है आजकल, पहले नहीं आती थी। तो इसको खाली छोड़ना है, अगर आप नहीं भी लिखना चाहो तो इसको खाली छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आजकल आपकी रैंक आती है, जैसे 599 किसी की रैंक है, किसी की 2366 रैंक है, ऐसे रैंक आती है, तो आजकल वो लिख सकते हैं आप, बाकी ये लिखने की नीड नहीं है। उसके बाद आता है कि प्रेजेंट एड्रेस, आपका आपका एड्रेस जहाँ पर आप रह रहे हैं, ठीक है? और एक आता है आपका होम एड्रेस, 2 एड्रेस हैं। तो आपका, अगर आप अभी अलग जगह रह रहे हैं, तो आप बिल्कुल यहाँ पे भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भरने में, ठीक है? और आप होम एड्रेस, यदि आप मतलब आपका घर का एड्रेस भी वही है और आप रही वहीं रहे हैं, तो यहाँ पे आप परमानेंट एड्रेस जिसको बोलते हैं, वो दोनों आप सेम भर सकते हैं, ठीक है? अब कुछ लोग बोलते हैं मैं यहाँ से 2 साल से रह रहा हूँ, या मैं कहीं बाहर रह रहा हूँ, तो आपको पहली बात तो घर का ही भरना है। अगर आप अस्थायी रूप से कहीं रह रहे हैं तो आप घर का ही भरें। अगर आप स्थायी रूप से कहीं शिफ्ट हो गए हैं, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं प्रेजेंट एड्रेस में, जो भी आपका नया एड्रेस है वो। अब बात आती है आगे की, आगे लिखा है आपका
पर्टिकुलर ऑफ प्लेस वेयर यू आर resided for more than 1 year during the presenting 5 year। तो यहाँ पे आपको भरना होगा, अगर आप कहीं रह रहे हैं और आपको लगभग 1 से 5 साल हो गए रहते रहते, ठीक है, आप कहीं मतलब सॉरी 1 से 5 साल के मतलब आप पीछे 1 से जो 5 साल गया है आपका, मतलब आप मान लीजिए कि 2025 तक है, 2020 से यदि आप कहीं बाहर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे भर सकते हैं। बाकी मैं इसे कहूँगा, इसे मैंडेटरी नहीं है भरना, मत भरना, इसको खाली छोड़ देना। ये वो चीज़ है कहीं रह के आपने तैयारी की है तो आप कब से कब रहे थे फ्रॉम, अगर कोई भरना चाहे मैं बता देता हूँ कि आप कब से कब तक रहे थे, वो दोनों डेट यहाँ पे आ जाएगी, कहाँ रहे थे वो एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा, दोनों चीज़ आ गई। फिर आप अगर कोई दूसरी जगह रहे थे दूसरी साल में तो वो यहाँ पे आप डिटेल दे सकते हैं। लास्ट 5 ईयर का पूछा है इसने, यानी 2020 से आप 2025 तक कहीं रहे हैं तो वो बता सकते हैं यहाँ पे रहा हूँ मैं, बाकी ये कोई ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आता है फादर्स डिटेल। फादर डिटेल में आपको क्या करना है, आपके फादर्स का नाम। अब कुछ लोग बोलते हैं कि फादर फादर एक्सपायर्ड है तो क्या करें, तो इस कंडीशन में आपको आगे एक्सपायर्ड लिख देना है, बाकी फादर का नाम आपको जरूर लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में आप एक्सपायर्ड लिख सकते हैं। प्रेजेंट पोस्टल ऑर्डर्स, सॉरी एड्रेस, बोलने में गड़बड़ हो रही है, मैं बहुत दिन से इसका अटेस्टेशन का वीडियो लाया हूँ। तो प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस जो आपका है वो आपका जो भी अभी एड्रेस है, इनका वो एड्रेस भरवाना है बार बार, और कुछ नहीं, काम नहीं है। बस एड्रेस आपका यहाँ आ जाएगा, होम एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा आपका, जो मैंने बता रखा है। आपके पापा का देना है, आपका और आपके पापा का लगभग सेम ही होगा। अब बात आती है प्रोफेशन की। प्रोफेशन में आपके पापा अगर फार्मर है तो आप फार्मर लिखें, गवर्नमेंट जॉब में है तो गवर्नमेंट जॉब लिखें, और एग्रीकल्चर फील्ड में है तो आप फार्मर हो ही गया, और कुछ आपका मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड कुछ भी आप लिख सकते हैं इसमें, वो आप प्रोफेशन मतलब होता है व्यवसाय या धंधा जिसे बोलते हैं आपकी भाषा में, वो हो गया। और इफ इन सर्विस, यदि आपके पिताजी गवर्नमेंट जॉब में है, ठीक है, तो उनका जो आपका एड्रेस है ना जहाँ पे उनकी ड्यूटी है, वो एड्रेस आपको यहाँ पे देना होगा। फिर आता है नेशनलिटी। नेशनलिटी अपनी इंडियन ही है, तो आपके घर में यदि फादर है तो उसके सामने राइट टिक, और मदर है तो राइट टिक। अगर आपकी मतलब आप लड़की हैं तो आप हस्बैंड पे टिक करेंगे, और यदि आप लड़के हैं और आपकी वाइफ है तो आप वाइफ पे टिक करेंगे। और अगर किसी के नहीं है तो इनको कुछ नहीं करना है, ना क्रॉस करना है, खाली छोड़ दो इसको, जिसके सामने है उसको राइट क्लिक करना है। ओके, उसके बाद आते हैं आगे आता है प्लेस ऑफ बर्थ विद नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो बर्थ का स्थान है मतलब जन्म स्थान, वो क्या है। तो यदि आप के जो हस्बैंड है, यानी आपने यहाँ पे जो भी किया है, हस्बैंड किया है या वाइफ किया है, तो उसके सामने उनका एड्रेस लिख देना। उसके बाद आता है डेट ऑफ बर्थ, यानी आपके जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पे प्रॉपर लिखनी है। बात आती है आगे प्रेजेंट एज। तो ये क्या करना है, इसको इसको करना है कि जब आपकी एडवर्टाइजमेंट आपका आया था तब से लेके, जैसे उसमें लिखा होता है कि आपकी एज काउंट होगी 1 तारीख 1 2026 पे, या आपकी एज काउंट होगी 1 1 2025 को आधार मान के। तो जिस डेट को आधार माना जा रहा है वो आपको विज्ञप्ति में मिलेगा। जब 4th ग्रेड की विज्ञप्ति आई थी तो उसमें लिखा होता है कि आपकी एज है वो 1 तारीख को 2026 को आधार मान के गणना की जाएगी। तो वहाँ से लेके और आपकी डेट आज तक कितनी हो चुकी है, और इसमें आपको कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, कहीं से भी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो वहाँ से लेके आपको क्या करना है, जैसे वेबसाइट होती है तो उसमें 2 डेट बननी होती है, एक तो आपकी जन्म की दिनांक, और एक जहाँ तक आपको डेट की तारीख लेनी है, जैसे 1 1 2026 तक लेनी है मान लीजिए, तो यहाँ पे आप 1 1 2026 भरेंगे। 2 डाटा आपने फिल किया तो आपके प्रॉपर साल दे देगा वो, जैसे आप 23 साल और 4 महीने 15 दिन के हैं तो ऐसे वो दे देगा, और वही यहाँ पे सेम मेंशन करना है। बात आती है आगे एज एट मेट्रिकुलेशन। अब ये क्या है, अब ये इसका मतलब ये है कि 10वीं तक आपकी एज कितनी थी। अब 10वीं तक आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो मैं बता देता हूँ। जब आपकी मार्कशीट जारी हुई थी ना, मार्कशीट, तो उसमें आपको डेट ऑफ
जो रिलीज है मार्कशीट की वो लिखी होती है मार्कशीट पे। तो एक तो वो डेट और एक आपकी जन्म डेट दोनों डालकर आप वेबसाइट पे चेक करेंगे तो आपकी 10वीं तक की एज आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे वो आप मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है प्लेस प्लेस ऑफ बर्थ डिस्ट्रिक्ट, ये वही है यार, जन्म स्थान भर देना। ठीक है, और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट स्टेट है, स्टेट ऑफ रिलीजियन, रिलीजियन आपका हिंदू आएगा। ठीक है, हिंदू। उसके बाद आता है आर यू ए मेंबर शेड्यूल कास्ट, यानी आप टीएसपी एरिया से, अगर सॉरी टीएसपी एरिया से आप बिलोंग करते हैं तो यस लिखेंगे, वरना आप नो लिखेंगे। ठीक है, यदि आप टीएसपी से हैं तो यस लिखना है आपको। बाद बाद में आता है 10 नंबर पॉइंट आ गया ना। 10 नंबर पॉइंट है कि आपको यहाँ पे क्या देना है। अब ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान से बढ़नी है क्योंकि ये आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखकर बनाया गया है। अब एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा है कॉलेज सिंस 15 ईयर्स, और इसका क्या मतलब है, यानी आपने 15 साल की एज के बाद जो भी किया है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। अब कैसे याद रहेगा कि 15 साल के बाद क्या किया है, तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक हिंट दे देता हूँ मैं, 15 साल के बाद जनरली लोग जो है 12वीं करते हैं। ओके, 10वीं सबकी हो चुकी होती है, कोई रेयर कंडीशन में किसी की नहीं हुई है वो अलग बात है। बाकी यहाँ पे आपको 12वीं से स्टार्ट करना है, वरना आप 10वीं से स्टार्ट कर सकते हैं। 11वीं आपको नहीं देना, आप चाहो तो भर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत कॉलम है। ठीक है, 5 कॉलम है, 5 डिग्री आप भर सकते हो। अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे मान लेते हैं अब हमने 10वीं कर रखी है और हम भरना चाहते हैं कि 15 साल के बाद की है मैंने 10वीं, नहीं भरना चाहता उसका तो अलग बात मैटर है, जो भरना चाहता है उसका बता देता हूँ। क्योंकि जिसने 15 साल के ऊपर मान ली 16 साल की एज में उसने 10वीं किया तो उसका भरना मैंडेटरी होगा। तो यहाँ पे आपको उस स्कूल का नाम देना है जहाँ से आपने 10वीं की थी, उसका एड्रेस आ जाएगा, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड। फिर आ जाएगा आपने दाखिला जब लिया था। अब दाखिला हमें याद नहीं रहता कि कब लिया था, तो वो आपको कैसे याद करना है। जैसे जुलाई की आपकी 1 तारीख से स्कूल खुलते हैं तो आपको 1 जुलाई से लिखना होगा। राजस्थान बोर्ड की बात कर रहा हूँ मैं, ये राजस्थान बोर्ड में 1 जुलाई से खुलते हैं। अगर किसी की और चेंज हो, मतलब जैसे कहीं कोई अदर स्टेट से हो तो उसका पता नहीं है अपने को, वो जिस हिसाब से लिखना चाहे लिख सकता है। राजस्थान की बात करूँ तो वो 1 जुलाई होता है। तो 1 जुलाई, मान लीजिए आप 2018 में पास आउट है तो 1 जुलाई 2017 को आपने एडमिशन लिया होगा, तो आप 1 जुलाई 2017 यहाँ पे लिखेंगे। लिविंग डेट आप कौन सी लिखेंगे, लिविंग लिखेंगे यहाँ पे। अगर आपने एक ही स्कूल से किया है तो भी आपको लगभग यहाँ पे लिविंग लिखना होगा 10वीं का, क्योंकि 10वीं का लिविंग आप लिख रहे हैं। सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्कूल वो दोबारा आ जाएगा। लेकिन ये नहीं है कि मैंने 10वीं 12वीं एक ही स्कूल से की थी तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ लिविंग लिखूँ, क्या नहीं लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपको 10वीं जो है वो आपने आपकी मार्कशीट जब रिलीज हुई थी ना, तो वो आपको लिविंग डेट लिख देनी है यहाँ पे। उसके बाद आता है 11वीं। अब आप बोलेंगे कि सर ये मार्कशीट वाला ना लिखूँ तो कौन सी लिखूँ, क्योंकि मार्कशीट कभी कभी होता है कि हमने अगला एडमिशन हो जाता है 11वीं का, उसके बाद आती है, तो आपको 11वीं के एडमिशन से मतलब नहीं है, 11वीं आपको यहाँ पे दर्शानी नहीं है। और अगर आप लिखना चाहें तो आप जैसे अप्रैल में पेपर मई में हो जाते हैं तो वो लिविंग डेट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एड्रेस की बात करें तो यहाँ पे दूसरा एड्रेस आपको आएगा, यहाँ पे 11वीं आपको नहीं दर्शाना, सीधा 12वीं एड्रेस फिलअप कीजिए आप। तो 12वीं में आपको जो भी मैंने ये बता दिया। अब एग्जामिनेशन पास है कि नहीं है, अगर पास है आपका तो यहाँ पे आप लिखेंगे बड़े बड़े अक्षरों में पास। ठीक है, और ये भी पास। ठीक है, वैसे पास ही है तभी तो दे रहे हैं ना। उसके बाद आता है 3 नंबर में क्या भाई। अब 3 नंबर में यदि किसने हायर एजुकेशन की है और वो दर्शाना चाहता है कि मैंने कर रखी है और मैं दर्शाना चाहता हूँ। अगर किसी ने प्राइवेट किया है तो मेरे हिसाब से मत दर्शाना, और किसी ने रेगुलर किया है तो बिल्कुल आप दर्शाएं। तो अगर आपने मान लीजिए बीए की है या बीएससी की है, ठीक है, उसके बाद 12वीं के बाद, तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डेट ऑफ एंटरिंग लिविंग 4 साल रहेगी या 3 साल रहेगी, जिसने बीएससी बीएड किया है उसका 4 साल हो जाएगा, जिसने बीएससी या बीए किया है उसका 3 साल हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 साल का गैप आपको लिखना पड़ेगा। टोटल आप पास है बिल्कुल। 4 नंबर पे यदि आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है तो वो भी आप दे सकते हैं, जैसे किसी ने बीएसटीसी किया होता है, और किसी ने कोई जैसे आईटीआई, कुछ भी आपने कोई भी डिप्लोमा कर रखा है तो वो आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं, या आरएससीआईटी का। 5 नंबर पे क्या होगा, आपने यदि कोई एमएससी हायर लेवल डिग्री की है। अब ये क्रम जो मैं बता रहा हूँ ये ऐसे नहीं है कि यहाँ पे डिप्लोमा दे दिए यहाँ पे एमएससी दोगे, डिप्लोमा नहीं है तो इसको खाली छोड़ दिया यहाँ पे लिख दिया, नहीं, आप कंटिन्यू लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसका क्रम उल्टा नीचा कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, तो ये आप एमएससी यहाँ भी कर सकते हो। ओके, लेकिन आपको 10वीं 12वीं यहाँ पे पहले दर्शानी है। एक चीज़ बताता हूँ, फिर कह रहा हूँ मैं, 15 साल की
एज के बाद जो भी आपने किया वही दर्शाना है। अब इसमें 2 कंडीशन होती है, किसी स्टूडेंट ने 10वीं कर रखी होती है और किसी ने नहीं कर रखी होती। 12वीं तो सभी 15 की एज के बाद ही करते हैं ऑलमोस्ट। कोई ऐसा महानुभाव एक मिल जाए तो मुझे पता नहीं, बाकी सभी 15 साल के बाद ही करेंगे 12वीं। तो 12वीं तो आपको यहाँ पे दर्शानी है। अगर आपने 10वीं भी 15 साल की एज के बाद किया तो वो भी आपको यहाँ पे दर्शानी पड़ेगी। ओके, तो ये चीज़ें हैं छोटी छोटी जो आपको कोई नहीं बताता और इसमें गलती हो जाती है और फिर हम रह जाते हैं। उसके बाद आता है 11 नंबर पॉइंट है, यदि आप कहीं एम्प्लॉय हैं, गवर्नमेंट सर्विस आप कर चुके हैं या आप कर रहे हैं, तो वो आप उसका जो वर्क डिस्क्रिप्शन है वो लिखेंगे, कब से कब आपने ज्वाइन कर रखा है। और यदि आप अभी रनिंग में है प्रेजेंट तो यहाँ पे प्रेजेंट लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। फुल एड्रेस ऑफ ऑफिस, आपको यहाँ पे एड्रेस देना होगा ऑफिस का। ये आपको 12वीं में कुछ नहीं करना। 12 नंबर पॉइंट में ऐसे नहीं है कि मैंने क्रॉस मारा है क्रॉस मार दोगे, नहीं, खाली रखा है इसको। 13 नंबर पॉइंट आता है, आपको 2 गवाह चाहिए होते हैं। 2 आपके, जैसे एक पड़ोसी है उसके साइन करवा लिए, एक भाई की करवा लिए, 2 साइन करवा लेना, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, ये जो 2 आप मेंबर दोगे ये आपको ऑनलाइन में भी भरने होंगे, इनके नाम भरने होंगे और सेम भरने हैं। ये 2 भर रहे हो तो वहाँ पे भी वही 2 सेम आएंगे, अलग अलग मत कर देना। ओके, और ये गलती होती है, इस वजह से आपका डीवी रह जाता है और फिर आप दोस्त ब्लेम करते हो वीडियो बनाने वाले को। मैं प्रॉपर एक एक चीज़ डिटेल से बता रहा हूँ और आगे आने वाली वीडियोस जो आएंगी वो भी ऐसे डिटेल से ही आएंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे 10 वीडियो बन जाते हैं। अब कैसे बन जाते हैं, देखो, एक तो आता है आपका पहले डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए, उसके बाद डॉक्यूमेंट में कोई गलती है आय जाति का, एक गलती का आ गया, एक आय का आ गया, एक जाति का आ गया, अलग अलग आपको वीडियो चाहिए होते हैं। फिर कोई मतलब महिला है तो उसका डॉक्यूमेंट किसके नाम पे बनेगा, ये चीज़ें बहुत मतलब इतने डाउट है पूछो मत। फिर आता है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कैसे भरें, अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरें। तो ऐसे करके एक डीवी पे 10 वीडियो बन जाते हैं और सारे एक बंदा बना पाता है कि नहीं बना पाता वो उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं नहीं बना पाता पूरे वीडियोज, मैंने वो पहले टाइम पे बनाए हैं, आजकल टाइम नहीं मिलता, तो पहले टाइम पे मैंने बना रखे हैं। डॉक्यूमेंट देख लेना, मतलब हर एक चीज़ पे एक एक वीडियो मिलेगा आपको। लेकिन अभी के टाइम पे मैं नहीं बना पा रहा। सिर्फ ये मान लो 4th ग्रेड के लिए मैंने लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था पशु परीक्षर का, उसके बाद मैंने सिर्फ 4th ग्रेड का बताया है। उसके बीच में क्या भर्ती नहीं आई, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुए, लेकिन टाइम नहीं मिला। तो ये आपके लिए बता रहा हूँ, ध्यान रखना एक एक चीज़। डीवी में जो चीज़ बताता हूँ पूरे लिख के ले लेना अपने यूट्यूब पे ना। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अपने से ज़्यादा नहीं बता सकता कोई डिटेल्स, ठीक है। सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरने की वीडियो हमने डाली थी, किसी ने नहीं डाली। जब ऑनलाइन आपका स्टार्ट हुआ था ना, अभी स्टार्ट हुआ था ये पीछे 2023-24 की बात है, 23 में हुआ था, 24 में हुआ था, 24 में हुआ था, उससे पहले ऑनलाइन नहीं होता था, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती है। अब चलिए बात करते हैं आगे कि इसमें क्या करना है हमें। नॉर्मल आपको डेट लिखनी है, पहले से लिखना है, मतलब आप जहाँ से फॉर्म भर रहे हैं वो उस दिन की डेट, और डेट आप कोई भी लिख सकते हैं, जैसे आज आप भर रहे हैं तो आज ही लिखें। कोई दिक्कत नहीं है कि आप ऑनलाइन इसको अपलोड कब कर रहे हैं, वो ज़रूरी नहीं, मैटर नहीं करता कि हम जिस दिन ऑनलाइन भर रहे हैं उसी दिन की डेट फिलअप करनी है क्या, नहीं, जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हो ना ये उस दिन की। और कुछ लोग बोलेंगे कि सर इसको कोई स्टाम्प वगैरह करवाना है क्या, वो भी आगे चर्चा करेंगे। स्टाम्प नहीं करवाना है, इसको सिंपल निकलवाना है 2 पेज पे प्रिंट करवाना है। और उसके बाद आता है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। सिग्नेचर ध्यान रखना जो आपने किए हैं वही करना, इंग्लिश में है तो इंग्लिश में करना, हिंदी में है तो हिंदी में करना। अब आता है ये पोर्शन जो है ये गजेटेड ऑफिसर का होता है, आप गजेटेड ऑफिसर से करवा सकते हैं। अब गजेटेड ऑफिसर कौन होगा, आप स्कूल के प्रधानाचार्य से करवा लीजिए, ठीक है। आपका जो गांव में स्कूल है या सिटी में है वहाँ के प्रधानाचार्य से करवा लेना। और गजेटेड ऑफिसर और भी बहुत होते हैं, लिस्ट में टेलीग्राम में डाल दूंगा। उनकी खुद की स्टाम्प होनी चाहिए, मोहर, ध्यान रखना। फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर यदि हैं तो उनकी खुद की मोहर है तो आप उनसे भी करवा सकते हैं। और यहाँ पे आता है कि ये वो गजेटेड ऑफिसर भर के देंगे, वो आपसे पूछेंगे आपका नाम, फिर आपके पिताजी का नाम, और यहाँ पे लास्ट वो खुद ही भर देंगे आपको कितने साल से जानते हैं। तो यदि वो 5 भरेंगे या 10 भरेंगे जो भी वो भर देंगे, 7 8 जो भी है। उसके बाद आता है प्लेस डेट, ये वो खुद भरेंगे और वहाँ इनका खुद का सिग्नेचर साइन मोहर लगेगी। यहाँ पे स्टाम्प लगाना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखना। उनको बोलना कि सर स्टाम्प लगानी है, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर तरीके से लिखा है रबर स्टाम्प, ठीक है। तो ये आपको वैसे नहीं लिखवाना 50 रुपए की स्टाम्प, नॉर्मल से आपको प्रिंट करवाना है और गजेटेड ऑफिसर से साइन करवाना है। बाकी जो एफिडेविट बन जाते हैं उनमें 2-3 डिटेल्स है, मैं बता देता हूँ। एक कोई लड़की है तो उनके डॉक्यूमेंट सारे फादर के नाम पे होंगे, हस्बैंड के नाम पे कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना, ओके। उसके बाद बात आती है किसी का आय,
आय पहली बात तो मैं बता दूं, ओबीसी वालों को चाहिए होता है, ठीक है। तो ओबीसी में आय चाहिए तो उनको लास्ट 6 मंथ का आय चाहिए होता है। ऐसे नहीं है कि आप 6 मंथ के बाद का 1 साल पुराना दे रहे हो, नहीं। 6 मंथ का या आप रिसेंटली बनवाओ वो दो। और अगर किसी को कास्ट सर्टिफिकेट देना है कि ईडब्ल्यूएस वाले बोलते हैं हमारा कास्ट सर्टिफिकेट कौन सा है, तो आपका ईडब्ल्यूएस है वही आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। वो कहने की बात हो जाती है। अब मैं बोलूँ वीडियो में कि ईडब्ल्यूएस वालों का कास्ट सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र, वो एक ही चीज़ है, वो बोलने का फ़र्क हो जाता है, दोनों सेम चीज़ है। आपका ईडब्ल्यूएस है वही आपका कास्ट है। अब देखो इसमें क्या होता है कि ये 3 साल की वैलिडिटी लोग मानते हैं ईडब्ल्यूएस की, ऐसा कुछ नहीं है। आपको 1 साल पुराना यदि है तो आपको नया बनवाना पड़ेगा, ओके। बाकी आपका फॉर्म जब आपने भरा था 4th ग्रेड का, वहाँ से पुराना है यदि 1 साल के अंडर, जैसे आपने फॉर्म भरा, मान लो जी 1 जनवरी 2025 को फॉर्म भरा, मान लेते हैं, अब जब भी आपने भरा होगा यार, 1 जनवरी 2025 को भरा, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट कब का चाहिए? आपको चाहिए 1 जनवरी से लेके 2024 से लेके और 2025 के बीच का चाहिए यहाँ का। यदि इस डेट के बीच में आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो चलेगा। यदि आपने इसके बाद में बनवाया है तो आपको एफिडेविट लगाना पड़ेगा। यदि इससे पहले का है तो आप नया बनवा लो और फिर एफिडेविट लगाओ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ध्यान रखनी पड़ती है। बाकी मैंने सारी सॉल्यूशन दे दिया है। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। इतनी देर बोला हूँ यार, एक हक तो बनता ही है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय हिंद। और एक चीज़ और, कमेंट करके पूछो, मैं रिप्लाई सबके देता हूँ, ऐसे नहीं है रिप्लाई नहीं देता। लगभग मेरे कमेंट देख लेना, वीडियो में सबके रिप्लाई मिलते हैं, ठीक है। रिप्लाई जरूर कर देना, सॉरी कमेंट जरूर कर देना, ओके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।